अरे यार ऐसी चीजें कवर कर ही लेते हैं, पर वही चीज है कि जैसे इसमें कि वेल्डिंग से लाभ अन्य इन सब चीजों के बारे में नॉर्मल हल्का देख लेते हैं कि वेल्डिंग का हम उपयोग क्यों करते हैं। बताया था कि दो पार्ट को हमें जोड़ने की जरूरत पड़ी। किसी भी मैकेनिकल इक्विपमेंट हमारे इंडस्ट्रियल पार्ट हो, कोई मैकेनिक हो, या कोई भी चीजें हो, कोई मशीन का छोटा छोटा कोई भाग हो, सीधा वेल्डिंग प्लेसमेंट की जगह वेल्डिंग की जरूरत क्यों पड़ती? क्या होता है, वेल्डिंग की जरूरत मेन पड़ने का एक ही उद्देश्य था कि रिप्लेसमेंट, अगर कोई चीज टूट गई तो उसका रिप्लेसमेंट महंगा पड़ता है। हाँ जी, आई। आ रही आवाज। क्या हो गया सत्य प्रकाश जी, आपके स्टूडेंट नहीं आ रहे क्या? हमारे पास तो दो ही है, कौन कौन? बस पंकज और श्रेय। स्टूडेंट की प्रॉब्लम बहुत चल रही है सर इस समय। बच्चे पहले बहाने बताया करते थे। हाँ, कि घर से आते नहीं जमता, ये नहीं होता वो नहीं होता, पर आजकल पता नहीं अभी क्या हो गया है आजकल लड़कों को। हम्म। चलो, मेरा तो ऐसा है, एक भी रहेगा तो भी उसको वही पढ़ाऊंगा, टॉपिक खत्म करूंगा और नेक्स्ट वाले को बोलूंगा भैया क्यों नहीं अटेंड किया, क्योंकि अपना काम हम्म। है समझाने का। हम टॉपिक समझा दिए, खेल खत्म किया। आप भी अपनी क्लास लीजिए, आपका भी क्लास का टाइम हो ही रहा है, हाँ हो ये गया, चल ही ठीक रही है। है। तो आप फिटा ले रहे हैं ना? हाँ हाँ ओके। हाँ। जी। तो देखो, वेल्डिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि हर एक टूटी हुई चीज को हमें रिप्लेसमेंट तो हम नहीं कर सकते हैं। अगर हर एक चीज का हम रिप्लेसमेंट करने लगे, हर एक चीज को हम, मतलब मान लो जैसे कोई पार्ट, मैकेनिकल पार्ट, किसी भी मशीन का अगर कोई पार्ट टूट रहा है, तो अगर हम उसे रिप्लेस कर रहे हैं, तो जहाँ अब एक छोटी भी चीज देखे तो मशीन के लिए 1000, 1200, 1500 तक की आती है नॉर्मली, छोटी से छोटी चीज। तो हर एक चीजों को अगर हम रिप्लेस ही करें, मतलब खराब हुआ बदल दो, खराब हुआ बदल दो। अब जैसे ही अगर आप टूट गया हल्का सा बदल रहे, तो इसमें ये होगा कि हर बार आपको 2000 के आसपास, 3000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। थोड़ा वेल्डिंग करना है तो लगभग 200, 250 में हो रहा है। तो अपना सिर्फ इकोनॉमिकल कॉस्ट को कम करने के लिए, अपना जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, इन सब चीजों को कम करने के लिए हम वेल्डिंग का उपयोग करते हैं, ताकि हम वेल्डिंग कर लें और अपना जुगाड़ टेक्निक से काम करा ले। और वेल्डिंग क्या है, एक परमानेंट जॉइंट है। तो ये परमानेंट जॉइंट उस, एक्चुअली वेल्डिंग का मेन पर्पस ये भी रहता है कि जो परफेक्ट वेल्डर जो होता है, उसका काम होता है कि एक बार में, आज अगर उसने कोई किसी जॉइंट पे जोड़ लगा दिया, तो अब वो मैकेनिकल पार्ट किसी दूसरी जगह से टूट जाए, पर उस जॉइंट की हुई जगह से, उस वेल्ड की हुई जगह से कभी नहीं टूटेगा। तो ये बहुत जरूरी चीज आ जाता है कि वेल्डिंग क्यों जरूरी है, कहाँ पर काम में आना चाहिए, कहाँ नहीं आना चाहिए, इतना सब कुछ पर्पज में। अब जैसे इसके बाद वाला पोर्शन था कि वेल्डिंग से लाभ क्या है, तो लाभ भी यहीं पर आ गया कि लागत को कम कर रहे हैं। फिर वो जो जॉइंट बन रही है, अब जॉइंट कैसी बन रही है, मिश्र धातु की बन रही है। और मिश्र धातु की बनने से क्या हो रहा है कि, अब देखिए, नॉर्मल अगर तांबा और जिंक अलग अलग अगर यूज कर रहे हैं तो दोनों की इफिशियंसी कम होती है। मतलब तांबा जैसे 910 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, तांबे के तो बर्तन यूज करेंगे तो उसमें हरे हरे दाग बनने लगते हैं, पानी के साथ जल्दी क्रिया करते हैं। मतलब कोई भी धातु नॉर्मली अगर वो शुद्ध अवस्था में है, साधारण अवस्था में है, तो जल्दी क्रियाएं करने लगती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग उसमें मिश्र धातु क्रिएट कर देते हैं, मतलब दो चार धातुओं को मिला देते हैं, उसमें कुछ अवयव मिलाएंगे। तो इससे क्या होता है कि अगर मिश्र धातु की है तो उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे कॉपर और जिंक को, मतलब
पीतल जो हम बनाते हैं तो कॉपर और जिंक से बनाते हैं, तो पीतल की इफिशियंसी ज्यादा हो जाती है, वो ज्यादा लोड सह लेता है, वो ड्यूरेबल हो जाता है, उसमें जंग वंग नहीं लगता। तो इन सब चीजों के हिसाब से ही देखो वहां पे भी मिश्र धातु हुई थी। तो मेन मिश्र धातु हमारी, अरे यार क्या हो गया? हाँ, दिख रहा है कि नहीं डिस्प्ले में कुछ? दिख रहा है, दिख रहा है। मेन मिश्र धातु जब हमारी वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के टाइम पे भी हम फिलर रॉड का यूज करते हैं। फिलर रॉड का जो मटेरियल आ गया, उसके बाद जहाँ वेल्ड पूल क्रिएट हुआ तो वेल्ड पूल का मटेरियल, इसके बाद में ऑक्सीडेशन थोड़ा तो होता है, भले ही हमें उस पर शील्डिंग कर देते हैं, उस पर कवर कर देते हैं, फिर भी ऑक्सीडेशन होता है, तो वहां पर मिश्र धातु क्रिएट हो जाती है। पर उस मिश्र धातु की एफिशिएंसी, अगर जो बेस्ट वेल्डर है, मतलब वेल्डिंग का जो मेन सिद्धांत है वो यही है कि आपने जिस चीज को ज्वाइंट किए, जिस जगह पर ज्वाइंट किए, वो जगह अब आज के बाद कभी ना टूटे। मतलब ये है कि कपड़ा फट जाए पर सिलाई न टूटे, ये चीज होता है कि हम जो करेंगे वो मजबूती से करेंगे। अब वेल्डिंग की हानियां क्या होगी कि धातु के गुणधर्म बदल जाते, क्योंकि आप हर एक चीज को, आप किसी भी मेटल को, अगर आयरन ओर के भी आपको, अगर उसकी धातु के गुणधर्म बदलना है आयरन के, तो क्या करते हैं, जैसे लोहार की दुकान में देखे होंगे, वो क्या करते हैं, लाल होते तक पिघला देता है। अगर कोई छेनी हथौड़ी इस टाइप की, मतलब नुकीली चीजें बनाना है, तो वो लाल होते तक पिघलाता है और उसे नुकीला बना के अचानक से पानी में डाल देता है, ठंडा कर देता है। तो तुरंत ठंडा करने से क्या होता है, वो हार्ड हो जाती है। तो वेल्डिंग वाला भी जो मैटर क्या होता है कि हम जो मेन धातु थी, मेन धातु को गर्म किए, अब उसे भिन्न भिन्न तापमान पे अलग तरीके से अलग अलग लेवल में ठंडी होती है। कभी हम वेल्डर तुरंत पानी डाल देता है, कभी कुछ कर देता है, कभी वातावरण ताप पे धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं। तो इन सब चीजों के कारण क्या होता है कि उसके गुणधर्म में, मतलब जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें चेंजेस आ जाता है। तो धातु के गुणधर्म चेंज होंगे, ये पहली हानि हो गई। दूसरी हानि हो गई, धुआं निकल रहा है, विषैली गैस निकलती है, और ओजोन मतलब O3 क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन जब जलता है तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण वो O3 हो जाता है। ऑक्सीजन का ओजोन में कन्वर्जन होता है, उसके बाद कार्बन जलता है, तो कार्बन जलने से CO2 मैक्सिमम मात्रा में रिलीज होती है, और उससे जो चिंगारी जो निकलती है उसको अगर नॉर्मल आंखों से देखते रहे तो आंखों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीजें भी हानियों में आएंगी। देखो वही चीज हो गया कि धातु के गुणधर्म चेंज हुए और शारीरिक प्रॉब्लम आती है और वातावरण को नुकसान पहुंचता है। तो हमें सिर्फ तीन चीजों को अलग अलग याद रखना है कि वेल्डिंग करने से क्या हो रहा है कि सबसे मेन काम उसके केमिकल जो सिचुएशन है, धातु के केमिकल गुण, मतलब धात्विक गुण और रासायनिक गुण दोनों चेंज होने लगते हैं उसके। तो वेल्डिंग की पहली हानि तो वही हो गई। दूसरी हानि हो गई कि विषैली गैसें निकलती है इससे, उनके प्रभाव में आने से फिर CO2 ज्यादा रिलीज होता है, क्योंकि पिघल कार्बन जलेगा तो CO2 ज्यादा रिलीज होगा, इसके कारण भी हो सकता है। और अब देखो वेल्डिंग के लिए सुरक्षा सुरक्षा का एक ही नियम, वर्कशॉप सेफ्टी, वर्क पीस सेफ्टी, यानी सेफ्टी और सेल्फ सेफ्टी। जो सुरक्षा के नियम चैप्टर 2 में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में था शायद, उसमें शुरू में ही पढ़ चुके कि हाँ हमें कौन कौन सी सुरक्षाएं रखना है, स्वयं की सुरक्षा, कार्यशाला की सुरक्षा और कार्यखंड की सुरक्षा या औजारों की सुरक्षा। तो देखो अब वेल्डिंग में हमें कार्यखंड जो यूज कर रहे हैं, ये तो सुरक्षा वाला पोर्शन। देखो वेल्डिंग आप कर रहे हैं, अगर आप गैस आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं तो आपको एयर रेस्पिरेटर का उपयोग करना चाहिए, मुंह पे मास्क रहना चाहिए, ताकि जो एसिटिलीन गैस आ रही है वो थोड़ी विषैली होती है,
वो हीमोग्लोबिन के साथ आसानी से क्रिया करके ऑक्सीजन को की मात्रा कम कर देती है बॉडी में। अगर आपको जैसे कोई एलपीजी सिलेंडर ही खुला देखे होगे घर में भी, कि जब एलपीजी सिलेंडर मान लो गैस लीक होने लगती है तो उस टाइम पे क्या होता है, एकदम अजीब सा इरिटेशन होने लगता है। उसकी स्मेल जब नाक के अंदर जाती है तो अजीब सा इरिटेशन होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, जो आयरन है, हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि वो वातावरण की जो ऑक्सीजन है उसको उसके साथ क्रिया करता है। अब हम हवा को तो अपने बॉडी के हर एक पार्ट में नहीं भेज सकते। हमारे फेफड़े में ठीक है छन गया, उसके बाद हम हर एक चीज को तो नहीं भेज सकते कि नहीं बोले यार हवा चले जा, आज घूम फिर के आ जा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए क्या करते हैं कि चेंजेस ना हो, ऑक्सीजन हमारे शरीर में पूरी मात्रा में पहुंचती रहे। तो हीमोग्लोबिन का मेन क्या होता है, नॉर्मली हम लोग एक और चीज देखते हैं कि नहीं यार बोले हीमोग्लोबिन कम हो गया, ब्लड कम हो गया बोलते हैं, पर वो हीमोग्लोबिन कम, हीमोग्लोबिन कम हो गया का मतलब ये है कि आपके शरीर में आयरन का था कि वो वातावरण की जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्रिया बॉडी के हर एक पार्ट में देना। उसके बाद वहां से हीमोग्लोबिन फिर टूट जाता है, फिर आयरन नॉर्मल हो जाता है, ऑक्सीजन सारी बॉडी में चली जाती है, और बचा हुआ जो फिर वेस्ट मटेरियल जो शिराओं के थ्रू अंदर आता है वो जैसे हार्ट में पहुंच के वहां से फेफड़ों में जाके बाकी कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और बची हुई जो बाकी गैसें रहती है वो सारी चीजें बाहर। तो इन्हीं चीजों में मैं आप लोगों को बायो और एकदम मेडिकल साइंस वाले चैप्टर में इसीलिए डाला ताकि आपको हीमोग्लोबिन का भी फंक्शन समझ में आ जाए और बॉडी में क्यों कमी पड़ती है। उसके बाद ये होता है कि देखो, वेल्डिंग आप कर रहे हैं तो वेल्डिंग टाइम पे सावधानी है क्या है कि एसिटिलीन गैस का उपयोग कर रहे हैं। एसिटिलीन गैस अगर ज्यादा मात्रा में लीकेज होके अपने अंदर चली गई, या जो वेल्ड कर रहा है जो बंदा है, या उसके सिलेंडर के आसपास जो बंदा है, अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में चली गई तो प्रॉब्लम ये होगा कि उसे ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। जितना भी हीमोग्लोबिन है वो एसिटिलीन से मतलब C2H2 से क्रिया करेगा, कार्बन से ज्यादा क्रिया कर लेगा, और कार्बन से ज्यादा क्रिया किया तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर पहुंचा देगा, और CO2 की मात्रा अगर अंदर पहुंची तो आप लोग समझ सकते हैं कि अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही। तो इन सब चीजों से बचने के लिए सबसे पहले हमें ये भी देखना पड़ता है कि हाँ हम सारे जो होस पाइप है उनको सही ढंग से लगाए हैं कि नहीं, ताकि हम कोई भी विषैली गैस लीकेज ना हो। दूसरा काम कि आप जिस जगह पे वेल्डिंग कर रहे हो उस एरिया को साफ सुथरा रखें। तीसरा काम कि मतलब जिस एज पर जिन कोनों पर हमें वेल्डिंग करना है उनको सबसे पहले एमरी पेपर से साफ कर लो। उसमें देखो कि ऑयल वायल तो नहीं है, क्योंकि क्या होता है ऑयल होगा तो ऑयल अगर स्पार्क से कनेक्ट होगा तो आग लगने का खतरा होता है। जिस जगह पे आप कर वेल्डिंग कर रहे हो वहां पे आप नमी ना हो, पानी वानी ना गिरा हो। अब पानी क्यों ना गिरा हो ये देखना है तो देखो, जब आप इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी गिरा रहेगा, और वहां इलेक्ट्रिक आर्क आपने जनरेट किए उसमें लगने का खतरा होता है। फिर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग के लिए वेल्डिंग ग्लव्स मतलब हैंड ग्लव्स पहनना है, आंखों की सुरक्षा के लिए मास्क पहनना है। वेल्डिंग मास्क बोलते हैं उसे। फिर ज्यादा छोटे कण ना पहुंचे इसीलिए एक नॉर्मल सा एयर से रेस्पिरेटर पहनना है। इसके बाद ये देखना पड़ता है कि आपने जितनी भी असेंबली की, जितनी भी, हेलो कौन है? हाँ अच्छा पंकज, हाँ पंकज है क्या? हाँ मैं हूँ। तो हाँ, इसके बाद की प्रोसेस ये है कि आप जो अगर देख लो जैसे गैस आर्क कर रहे हैं तो सारे हॉस पाइप क्लियर जमे हो, इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिक कनेक्शन अपने सारे सही ढंग से दिए हों। ये सारी चीजें डिपेंड करेगी। फिर आएगा ऑक्सी एसिटिलीन की कटिंग प्रोसेस के बारे में बता चुका हूँ मैं कल ही। कटिंग प्रोसेस वो वाली जिसे मैं डेटोनेटर बोला था, डेटोनेशन।
कल आपको डेटोनेशन के बारे में बताया था, तो डेटोनेशन वही है कि आपकी जो फ्लेम बनेगी, हाँ हाँ, वो फ्लेम हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे बनेगी। हाई प्रेशर पे बनने के बाद के कारण क्या होगा, और कटिंग हमेशा ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग जो कटर है उसी से होगा। तो एसिटिलीन गैस महंगी पड़ती है, इसीलिए नॉर्मली क्या करते हैं, एलपीजी सिलेंडर का उपयोग करते हैं। बाकी ये इलीगल है और एक जुगाड़ है, क्योंकि एक और चीज कि आपका जो एलपीजी सिलेंडर या एसिटिलीन सिलेंडर यूज करते हैं, तो एक सिलेंडर अगर एसिटिलीन का है तो 3 सिलेंडर ऑक्सीजन के नॉर्मली उपयोग किए जाते हैं। जब नेचुरल वेल्डिंग जब होती है, नेचुरल फ्लेम जब आप जनरेट कर रहे हो, तो 1:2 में होता है कि 2 सिलेंडर ऑक्सीजन, एक सिलेंडर, यानी 2 सिलेंडर ऑक्सीजन, एक सिलेंडर एसिटिलीन का। और 3:1 में होता है जब आप कार्बोराइजिंग फ्लेम सेट कर रहे हैं। तो कार्बोराइजिंग के लिए क्या हो रहा है कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर कम होगा और एसिटिलीन सिलेंडर आपको ज्यादा मात्रा में खर्च होंगे। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है तो फिर 3:1 में आ गया कि 3 सिलेंडर आपके ऑक्सीजन के लगेंगे और सिलेंडर आपका एसिटिलीन का लगेगा। क्या क्या पहनना चाहिए, हैंड का उपयोग करना चाहिए, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। बॉडी को हाँ बचाने के लिए एप्रन का उपयोग करना चाहिए। इसको हिंदी में डांगरी, हाँ, इसको हिंदी में डांगरी बोलते हैं। डांगरी एक और इसको बोलते हैं जो पुलिस वाले जब वो लोग झगड़े या किसी और चीज के टाइम पे उनकी ड्यूटी लगती है, तो उस टाइम पे जो अपनी बॉडी को बचाने के लिए, पत्थर उत्थर से बचाने के लिए जो मोटी सी कोट पहनते हैं, उस कोट को भी डांगरी बोलते हैं। फिर सेफ्टी गॉगल्स, क्योंकि देखो यार, जब भी वेल्डिंग करेंगे तो, और सेफ्टी गॉगल्स इसके क्या होते हैं, एकदम ब्लैक होते हैं, डार्क ब्लैक। डार्क ब्लैक बनाने का कारण, ताकि जिस जगह पे आप वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वहां पर उन डार्क ब्लैक गॉगल्स से सिर्फ आपको वेल्डिंग किया जाने वाला ही पोर्शन दिखना चाहिए, बाकी कोई पोर्शन ना दिखे चलेगा। क्योंकि जब आप आर्क जनरेट करते हैं तो उसका टेम्परेचर तो रहता ही है, पर उसकी ज्योति तीव्रता भी बहुत ज्यादा होती है। और उतनी ज्योति तीव्रता को नापने का मात्रक होता है कैंडला। ऐसा ही मात्रक ज्योति तीव्रता का कैंडला। तो क्या होता है, ज्योति तीव्रता जब बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए आंखों की सेफ्टी जरूरी है, क्योंकि हमारी आंखें भी एक लेवल तक ही प्रकाश की मात्रा को सहन कर पाती है। अगर हाई लेवल में आ गया तो उससे आंखों को प्रॉब्लम होती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए वेल्डिंग गॉगल्स का उपयोग कर रहे हैं। फिर शील्ड का, फेस शील्ड का, अगर देखो आपको नॉर्मल, अगर मतलब चिंगारी कम बन रही है, छोटे छोटे छींटे अगर कम आ रहे हैं, तो आप गॉगल लगा लो। नहीं तो फिर वेल्डिंग फेस शील्ड का काम होता है टोटल फेस को कवर करता है। जैसे ये वाला कि ये को कवर करता है। फेस को कवर करने के लिए क्या है, ये फाइबर की हल्की शीट की बनाई जाती है, और इस पर आंखों से ट्रांस दिखने के लिए ब्लैक वाला ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा होता है। ये वही ग्लास होता है जो वेल्डिंग गॉगल में लगा हुआ होता है। तो वेल्डिंग गॉगल का काम था कि आपको सिर्फ फेस को, यानी आंखों को बचाना था, पर फेस शील्ड है, ये आंखों के साथ में टोटल फेस को बचाती है, फेस को कवर करती है। अब इसका उपयोग हम उस जगह करते हैं जहां पे हमें चिंगारी, जो जब हम आर्क जनरेट करते हैं तो उससे जो चिंगारी निकलती है, तो उसके छोटे छोटे कण बहुत ज्यादा इधर उधर फैलने लगते हैं। तो उस टाइम पर, उस जगह पे जब आप वेल्डिंग कर रहे हैं, तो आप फेस शील्ड का उपयोग करेंगे। जहाँ पे नॉर्मल सी हल्की वेल्डिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप नॉर्मल गॉगल पहन के भी अपना काम कर सकते हैं, बट विदाउट गॉगल वेल्डिंग नहीं की जानी चाहिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि वेल्डिंग शील्ड के कुछ सेट दिए हुए हैं, कि सेट नंबर 5 अगर रहेगा तो स्पॉट या हल्की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होता है। सेट नंबर 6 मतलब 20 एम्पियर तक की धारा के आर्क वेल्डिंग के लिए,
अब जो कल मैंने वो एक जो मशीन दिखाया था जनरेटर टाइप की जो थी हल्की सी, तो उस मशीन में कल एक लास्ट में हल्की सी जो मशीन दिखाया था, मैं एक वो जो बोल रहे थे कि बोले नहीं सर ये जनरेटर टाइप है या क्या है, वो जनरेटर नहीं था, वो उसमें लगा हुआ होता है ट्रांसफार्मर, और उस ट्रांसफार्मर का काम होता है कि कितने एम्पियर की धारा ये इलेक्ट्रिक आर्क जब हम जनरेट करते हैं उस वक्त लगता है। बट जब बॉयलर में मतलब इंडस्ट्री में अगर आईबीआर वेल्डर्स जो वेल्डिंग करते हैं तो उन लोगों को गैस और इलेक्ट्रिक आर्क दोनों की साथ में जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो लोग एमआईटी मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग करते हैं वो लोग, एमआईजी वेल्डिंग। मैं उसके बारे में बताऊंगा अभी, क्या तुम लोगों के सिलेबस में कितनी है ये नहीं पता था मुझे, देख लूंगा अभी। तो हाँ एमआईजी वेल्डिंग या टीआईजी वेल्डिंग जब होती है तो उस टाइम पे हमें गैस आर्क भी लगता है और इलेक्ट्रिक भी लगता है। तो इलेक्ट्रिक इसीलिए लगता है कि जब आप वेल्डिंग होज बनाते हैं, इसमें हमें हमें एक होज पाइप था गैस, और होज पाइप के साथ में कनेक्ट कनेक्ट सिर्फ हुआ था अपना नोजल, और नोजल में हम आग चलाते रहते हैं, उसके बाद की प्रोसेस चल रही थी। तो मैटर ये है कि जब आप नोजल को आग जलाते हैं तो उस टाइम पे सिर्फ टेम्परेचर जनरेट हुआ, और एयर प्रेशर तो ऑलरेडी था, तो टेम्परेचर और प्रेशर जनरेट हुआ। बट जब हमें टीआईजी और एमआईजी वेल्डिंग करना रहता है तो क्या होता है कि वेल्डिंग के लिए हम वेल्डिंग फिलर रॉड का या फिलर मटेरियल के रूप में टंगस्टन, टीआईजी में टंगस्टन का उपयोग करते हैं। तो टंगस्टन क्या करता है कि अब टंगस्टन का जो इलेक्ट्रोड हम दे रहे हैं तो इस इलेक्ट्रोड के लिए तो हमें टेम्परेचर चाहिए, हम आर्क से तो दे रहे हैं टेम्परेचर, बट इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रिसिटी से हाई टेम्परेचर क्यों, क्योंकि उसे टंगस्टन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट सॉरी, टंगस्टन के पिघलने का है, क्योंकि टंगस्टन को ऑलरेडी देखे होगे कि ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे पिघलती है, और पतले पतले एक वायर्स होते हैं, मैं बाद में और कभी बताऊंगा, कभी मिलूंगा तो। मेरे पास एक रखा भी हुआ है, मैं वहीं से लेके आ गया था इंडस्ट्री से। तो ये लगभग 2 से 3 इंच के वायर यूज किए जाते हैं, ज्यादा लंबे वायर यूज किए नहीं जाते, आईपीआर वेल्डर्स यूज करते हैं। तो इन लोगों के लिए अब यहाँ है कि मैं 20 एम्पियर 30 एम्पियर इन सब चीजों पे क्यों है कि जब आप सेट नंबर 6 की मशीन मतलब 20 एम्पियर, ये एक हल्की सी आर्क वेल्डिंग है कि आपको मतलब 20 एम्पियर मतलब बहुत कम धारा में अगर वेल्ड करना है तो 20 एम्पियर की धारा की वेल्डिंग आपको लगेगी जब आप एल्यूमिनियम में वेल्ड कर रहे हैं या और भी कोई नरम धातुओं पर वेल्डिंग कर रहे हैं, तो इसमें आपको कम टेम्परेचर और कम प्रेशर की जरूरत रहती है, क्योंकि ये धातुएं कम कम टेम्परेचर पे पिघल जाती है। तो ये 20 एम्पियर पे काम है। अब 30 एम्पियर की जो है, आप एल्यूमिनियम के अलावा अगर है मतलब ये जो डोर जो बनाते हैं, तुम्हारे क्लासरूम में भी एक जो डोर लगा था, तो जो डोर्स बनाने के लिए, दरवाजे और खिड़की बनाने के लिए जो एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं वो लोग, उसकी वेल्डिंग के लिए, उसके सोल्डरिंग के लिए, मतलब उसके दो भागों को जोड़ने के लिए 30 एम्पियर तक की आर्क जनरेट करते हैं, मतलब छोटी छोटी मशीनों का उपयोग करते हैं। अब हमारे 30 से 75 एम्पियर तक की जो है शेड नंबर 8 में आती है, मतलब 5 6 7 8 5 वाली स्पॉट वेल्डिंग के लिए। एक पॉइंट पे स्पॉट वेल्डिंग का मतलब ये है कि आपको सिर्फ एक पॉइंट पे टक से दिए, जैसे हैमर करते हैं, हथौड़ी से एक बार मार दिए और वेल्ड मतलब वो जगह जो है पिचक जाती है। तो स्पॉट वेल्डिंग का ही काम है कि वो जिस भाग पे वेल्डिंग करना है उसके दोनों ओर, मतलब आगे और पीछे दोनों साइड से एक पॉइंट पर हाई प्रेशर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी जाती है। हाँ तो इससे क्या होता है कि वो
हाई प्रेशर होने के कारण एक ही पॉइंट पर, मतलब आगे और पीछे दोनों तरफ से एक ही पॉइंट पर जैसे ही जनरेट करते हैं तो दोनों जगह से तुरंत पिघल के वो चिपक जाती है। पर वो रेगुलर नहीं की जाती स्पॉट वेल्डिंग, मतलब एक पॉइंट पे किए फिर छोड़ दो, फिर अगले पॉइंट पे जाओ, फिर अगले पॉइंट पे जाओ, मतलब आपको एक पॉइंट पे 3 से 5 सेकंड लगेगा बस, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आपको रेगुलर वेल्ड नहीं करना है। तो स्पॉट वेल्ड जब हमें पॉइंट पॉइंट जॉइंट देना रहता है, जैसे हमें 2 सीट जो टैंकर देखे होंगे, तो टैंकर क्या होता है, सारे टैंकर स्पॉट वेल्ड से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि टैंकर में एक ही सीट नहीं होती, उनमें 2 लेयर बना, 2 लेयर टैंकर्स देखे होंगे, जो दूध के जो टैंकर आते हैं, ये बड़े बड़े कंटेनर्स जो चलते हैं, तो इनमें क्या होता है कि सिंगल लेयर इसीलिए नहीं रखते कि अगर एक लेयर अगर फट गई तो फिर क्या होगा, इसीलिए इसमें 2 लेयर बना देते हैं, ताकि बीच में उसका टेम्परेचर भी मेंटेन रहे। क्या होता है कि आप सिंगल लेयर रखें, गर्मी है, गर्मी में क्या होगा, दूध का कंटेनर एक ही लेयर में है तो पिघल मतलब गर्म होगा और दूध खराब हो जाएगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए उसके बीच में गैप बना रहे हल्का सा, तो क्या होता है, गैप बना रहता है तो हल्की सी हवा फ्लो होती रहती है। हवा फ्लो होने से क्या होगा कि उसका टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा। हाँ बोलो। ये किसकी आवाज थी? पंकज जी तो है आज। बैकग्राउंड की आवाज आ रही है क्या? हाँ, आज मेरे नहीं चिल्ला रहे ना। बंद कर लेंगे। ये हो गया आपका। हाँ, सारे एड्स। फिर 5 मतलब 200 एमपीए की आपको टीन की, मतलब बदले टीन जो चादर है इनकी सेट नंबर 10। जैसे सेट नंबर 12 है 200 से 400 एमपीए। 200 से 400 एमपीए तक की अगर जो धारा है, मतलब जो नॉर्मल वेल्डर जो होते हैं, आप जितनी भी वेल्डिंग दुकान ने देखी होगी ये सारी चीजों में, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जितनी भी मशीनें उपयोग की जाती है 250 से 400 एमपीए तक की ही वेल्डिंग की मशीनें नॉर्मली छोटी छोटी साइज की अपने यहाँ वर्कशॉप में रखी हुई है। 250 एमपीयर भी रखी है और 400 एमपीयर भी रखी है। तो जब आप साइज 10 mm से 25 mm तक की मोटाई है, इस मोटाई तक की अगर वेल्डिंग करना है या कटिंग करना है, जो भी काम करें, क्या हो गया, ओके, हाँ, आपका वेल्डिंग करना है, कटिंग करना है, सारी चीजें अगर 10 मतलब आपका 10 mm से 25 mm, मतलब 1 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर तक की अगर मोटाई तक की सीट पे आप 200 से 400 एम्पियर तक की धारा जो आर्क जनरेट करती है मशीनें, इनका उपयोग कर सकते हैं। बट अगर उससे भी बड़ी चीज है, अब आपको मान लो कोई बड़े बड़े पाइप हैं, उनकी वेल्डिंग करना है, कोई पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है मान लो एक बड़ा सा, गोल गोल टोटल, मतलब खोखला नहीं है और बड़ा डाया का गोल पाइप है या रॉड है बड़ी सी, वो अगर टूट गई, कोई बड़ी सी सॉफ्ट है, सॉफ्ट तो देखे होगे बहुत सारी। हुँ? तो ये जो होता है, ये सॉफ्ट जो अगर टूट गई मान लो, आटा चक्की में जो सॉफ्ट यूज की जाती है, टूट गई मशीन से नहीं होता, क्योंकि ये क्या होता है, छोटी जो मशीन है 400 एम की या 250 से 300 350 एम्पियर तक की, तो इन मशीन का उस टेम्परेचर दे पाना संभव नहीं, क्योंकि हर एक चीज के लिए की क्षमता कितनी, 25 mm, मतलब 25 mm तक की मोटाई तक की चीजों को ये आसानी से वेल्ड कर लेंगे। पर इससे अगर ज्यादा चाहिए हमें, अब बहुत ज्यादा चीजें चल रही तो हमें फिर 400 एम्पियर और 400 एम्पियर से ऊपर की वेल्डिंग मशीन का उपयोग करते हैं। आपको लेग गार्ड का उपयोग करना पड़ता है, ताकि शूज, लेग गार्ड की जगह सेफ्टी शूज पहन लो। लेग गार्ड क्या होता है, जो जूते घुटनों तक हैं उसको लेग गार्ड बोलते हैं। जो फाइबर के हल्के शूज होते हैं,
इनकी सामने की सोल में एक स्टील लगा हुआ होता है, ताकि सामने से अगर कोई भारी भरकम चीज गिर रही है तो वो टकराए ना, मतलब अपनी उंगलियों के ऊपर स्टील लगा होता है। और बाकी ये जो घुटन जो शूज होते हैं ये घुटनों तक होते हैं। अरे बरसाती जूते जो देखे होंगे उस टाइप की चीजें यहाँ पे दिख भी रहा है, यही सब। अरे ये क्या, हाँ आपका देखो वेल्डिंग से, वेल्डिंग के लिए वेल्डिंग सेट का काम, वेल्डिंग सेट की वो होता है। मैं जो दिखाया था कल की वेल्डिंग सेट में क्या आता है, आपकी ऑक्सीजन की घड़ी और एसिटिलीन की घड़ी। मतलब ऑक्सीजन प्रेशर वॉल्व और एसिटिलीन का प्रेशर वॉल्व, प्लस होस पाइप, प्लस नोजल, और नोजल में प्रेशर वॉल्व दोनों के, और नोजल टी, नोजल कैप जो आती है जो ब्रॉन्ज की होती है, ब्रॉस और ब्रॉन्ज की जो होती है, तो नोजल कैप, इतना जो पोर्शन होता है, मतलब दिखाता हूँ कहाँ गया, सिटिलीन वाला कहाँ गया। कल जो चीज मैं दिखाया था आप लोगों को, जो पाइप पूरा जो पोर्शन था, मतलब अब सिर्फ कल वाली जो वेल्डिंग वाला पोर्शन था, इसमें से सिलेंडर को निकाल दो। अब दोनों सिर्फ सिलेंडर को आप अगर सेपरेट कर दिए, उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है, मतलब आपकी ऑक्सीजन एसिटिलीन की और ऑक्सीजन की घड़ी, होस पाइप, नोजल, नोजल वॉल्व और नोजल टी या नोजल कैप, इतना जो पोर्शन होता है, ये सारी चीजें होता है वेल्डिंग सेट। अब वेल्डिंग सेट में अगर आप देखो, ये तो वेल्डिंग कर रहे हैं, उसके बाद आपको फिलर मटेरियल को भी तो करंट पहुंचाना पड़ेगा ना। अब क्योंकि देखो फिलर मटेरियल तो आपका जो मेटल दे रहे हैं, एमआईटी मेटल जो दे रहे हैं आप वहां पे चिपकाने के लिए, क्योंकि वेल्ड पूल तो सिर्फ हम जिन धातु को वेल्ड कर रहे हैं उसको नहीं पिघलाते, हम क्या करते हैं बीच में जिस भाग को जोड़ना है उस बीच में हम फिलर रॉड को या फिलर मटेरियल को डाल देते हैं। तो फिलर मटेरियल पे क्या होता है, फ्लक्स लगा होता है। हुँ? अब फ्लक्स लगा होने के कारण फिलर मटेरियल पे ये चीज हमको काम आती है कि अब देखो फिलर रॉड जो लगा है, फिलर मटेरियल लगा है, उसको आप यानी हीट देंगे, और हीट देने के लिए आप एसी ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे, एक छोटा सा, जैसे ये यहाँ दिया हुआ है कि मोटर जनरेटेड और डीजल, ये मतलब जनरेटेड। तो एसी ट्रांसफार्मर में मैं एक इमेज दिखा दे रहा हूँ आपको, तो ये इस टाइप का ये जो मशीन है, ये एक मिनी मशीन है और 250 एम्पियर की है। तो इस पूरे पोर्शन में, इस मशीन में एसी ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है। मतलब यहाँ वाला पोर्शन है, यहाँ पर एसी ट्रांसफार्मर होता है यहाँ पर, और जो है ये इलेक्ट्रिक पाइप है। और यहाँ वाला जो पोर्शन है, ये जो एक किसी कैप दिख रही होगी स्टील की, ये जो कैप है किसी स्टील की, इस कैप पर हम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, मतलब हमारा फिलर मटेरियल, क्योंकि इस मशीन को हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिए, इलेक्ट्रोड यहाँ लगा दिए, तो फिलर मटेरियल को हम
इस ट्रांसफार्मर से गर्म करेंगे, इस ट्रांसफार्मर के कांटेक्ट में रखेंगे। दूसरा जो चीज रहेगा, एक जो गैस वॉल्व रहेगा, गैस तो हमें मतलब हीटिंग दे रही है, सिर्फ फिलर मटेरियल का काम ये दे रहा है, फिलिंग वाला। अब ये भी सोचना कि हाँ, हमें गैस वेल्डिंग की ही क्यों जरूरत पड़ी, गैस आर्क की। कहाँ गया डॉक्यूमेंट? हाँ, इसके बाद जब हम यहाँ पहुंचे तो फिर ये दिया है उसमें कि एसी मशीन और डीसी मशीन। तो देखो, एसी मशीन और डीसी मशीन के बारे में आपको पता होगा कि एसी मशीन में इसमें अप्स एंड डाउन्स होते रहता है। जो इसका जो कर्व है वो इस टाइप से कर्व, आपका एक एसी मशीन का जो कर्व चलता है वो पॉजिटिव चलेगा, फिर नेगेटिव चलेगा, फिर पॉजिटिव चलेगा। ये इलेक्ट्रिसिटी में या फिर गुंजा मैडम से भी पढ़े होंगे थोड़ा। अगर मशीन के बारे में पढ़, डीसी मशीन में चलता है वो ऐसे ही चलता है। फर्स्ट लेयर, इसके बाद सेकंड लेयर, इसके बाद थर्ड लेयर। फिजिक्स में भी पढ़ते आप लोगों ने इस टाइप की चीजें। तो ये दो कर्व, अब एसी मशीन डीसी मशीन दोनों अलग हो जाएगी। यहाँ पर ये जो पोर्शन दिया है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दो टाइप के ट्रांसफार्मर उपयोग होते हैं, पर ये एसी मशीन के लिए उपयोग होंगे। डीसी के लिए हम कोई भी ट्रांसफार्मर उपयोग नहीं कर सकते कि ये स्टेप अप या स्टेप डाउन इस टाइप की चीजें। इसमें ये हो गया आपका प्राइमरी कॉइल्स। प्राइमरी कॉइल्स का काम ही है कि हाँ, प्राइमरी जो कॉइल है आपकी, प्राइमरी कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी इनलेट की जाती है और सेकेंडरी कॉइल से इलेक्ट्रिसिटी आउटलेट की जाती है। मतलब इसमें प्राइमरी कॉइल में इनपुट दिया जाता है और सेकेंडरी कॉइल में आउटपुट दिया जाता है। तो ये चीज आएगा आपका। इसके बाद में आपका एसी मशीन, डीसी जनरेटर के लिए, मतलब जो आप